हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डीएलएड से जुड़े हुए रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे। देखिए डीएलएड में आपसे रीजनिंग के 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको देखिए पार्ट 1 और पार्ट 2 में ये वीडियो मिलेगा। इसके 2 पार्ट में बना रही हूँ क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर हम एक ही पार्ट में इन क्वेश्चन को करते हैं। तो 25 क्वेश्चन आज की सीरीज में करेंगे और पार्ट सेकेंड में हम इसके नेक्स्ट 25 क्वेश्चन करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो ट्रिब्यूनल शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। ठीक है ना, नहीं बनाया जा सकता कह रहा है। आपके पास वर्ड है TRIBUNAL, ट्रिब्यूनल। ठीक है ना, और आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से वो कौन सा वर्ड है जिसका यूज इन अल्फाबेट्स को करके नहीं बनाया गया है। तो देखिए जो लैटिन वर्ड है वो कहीं ना कहीं इसमें अल्फाबेट है, L है, ATIN, तो सारे ही अल्फाबेट आपको इसमें मिल जा रहे हैं। ब्रेन के भी हैं, अर्बन भी लिखा जा सकता है इन अल्फ़ाबेट को यूज करके। लेकिन देखिए यहाँ पर लिखा है ट्रिबल, TRIBLE। ठीक है ना, तो इसमें T तो है, R भी है और I भी है, B भी है, L भी है, लेकिन इसमें E अल्फ़ाबेट नहीं है। तो इसका राइट आंसर भी यही होगा, ऑप्शन डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला ABCD को Z तक उलटकर सारे स्वर निकाल दिए जाएं तो दाएं से 8वां अक्षर कौन सा होगा। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें वॉल्स को निकाल देना है, AEIOU। ठीक है ना, आप सभी जानते ही होंगे। तो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में ये 5 जो होते हैं वॉल्स होते हैं, इनको हमने रिमूव कर देना है इस सीरीज से। और इसमें क्या करना है, जो आपके अल्फ़ाबेट है यानी कि हमको इनको उल्टा लिखना है, इस साइड से आप लिखोगे। ठीक है ना, जैसे आपने लिखा B, क्योंकि A हट जाएगा, A क्या है, एक वॉल्स है, तो इसको हम नहीं लिखेंगे। ठीक है ना, B आएगा, C D, E भी हट जाएगा क्योंकि E को भी नहीं रखना है। F आपका आएगा, G H, I आपका नहीं आएगा, J K L M। ठीक है ना, इस तरीके से आप इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। तो आपसे पूछा जा रहा है दाएं से 8वां अक्षर कौन सा होगा। तो देखिए इस साइड हो गया आपका बायां और इधर है आपका दायां। तो दाएं से आपको 8वां अक्षर बताना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखिए 8वें नंबर पर होगा हमारा K। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दकोश में डिक्शनरी के क्रम में दर्शाना है। ठीक है ना, ये यहाँ पर आपको कुछ वर्ड दिए हैं, उनको डिक्शनरी के हिसाब से आपको सेलेक्ट करना है कि डिक्शनरी में पहला कौन सा वर्ड आएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसमें जो आपका वर्ड आएगा वो है एनिवर्सरी। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका अपोलो, उसके बाद आपका ये एप्रीहेंसिव आएगा, उसके बाद आएगा अप्रोचेबल, और लास्ट जो वर्ड होगा आपका अप्रोविजन होगा। ठीक है ना, तो आपका जो सीरीज है ऑप्शन डी वाला इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षरों की निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए A/C, B/F, C/I, D/L, E/वट। तो अब यहाँ पर क्या आएगा, ई के अपॉन में हमें ये बताना है। तो देखिए यहाँ पे तो आपका जो सीक्वेंस है यानी कि ए के बाद बी आ रहा है, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई, ये तो सही सीरीज है। उसके बाद आपको सीधे सी के बाद एफ दिया गया है। तो आप क्या करें, इसके लिए देखिए आप लिख सकते हैं ABCD, ABCDEFGHIJKLMNO। ठीक है ना, इतना लिख लेते हैं, हम देख लेते हैं इसमें हमारी सीरीज मिलती है नहीं। तो देखिए सी के बाद आपसे बोल रहा है सीधे एफ, तो सी के बाद आपका एफ आया, मतलब 2 अल्फ़ाबेट आपको छोड़ने हैं। ठीक है, और उसके बाद एफ के बाद फिर से 2 अल्फ़ाबेट आप छोड़ेंगे, स्किप कर देंगे, तो GH आपके स्किप हो जाएंगे, तो आई आ जाएगा। आई के बाद फिर से आप 2 अल्फ़ाबेट स्किप करिए, एल आ जाएगा, और एल के बाद फिर से आप 2 अल्फ़ाबेट स्किप करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा ओ। ठीक है ना, तो ई के अपॉन में क्या आएगा, ओ आएगा। तो ऑप्शन डी वाला इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर आपका एक मिसिंग नंबर दिया गया है, एक सीरीज दी गई है, आपको मिसिंग नंबर इसमें ढूंढना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आप ये देख लीजिए इसमें कुछ डिफरेंस है। क्या है, पहले 4 है, फिर एक बहुत बड़ा नंबर दे दिया इन्होंने, फिर छोटा नंबर दे दिया, फिर बड़ा नंबर है, फिर छोटा नंबर होगा इसका मतलब, और उसके बाद बड़ा नंबर है, फिर छोटा नंबर है। तो यहाँ पे है ना इस क्वेश्चन में आप देखिए सबसे पहले 4 की अगर हम बात करें, 4 है 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4, इसके बाद 4 4 जा 16। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट नंबर सारे ही इवन नंबर का यहाँ पर आपको स्क्वायर करना है। 6 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिल जाएगा 36, 8 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 64। ठीक है ना, 64 कैसे आया ये भी समझ आ गया होगा आपको। 4 16, नेक्स्ट जो नंबर होगा हमारा होगा 36। और इसी तरीके से देखिए जो 196 169 144 है, तो देखिए 144 जो है 12 का स्क्वायर होता है, 12 इंटू 12 करेंगे तो आपको 144 मिलेगा। इसी तरीके से 13 इंटू 13 करेंगे तो आपको मिलेगा 169, और 14 इंटू 14 यानी कि 14 स्क्वायर हो जाएगा 196। तो इसका राइट आंसर आप सभी को समझ आ चुका होगा, क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आएगा 36, स्क्वायर निकालना है आपको। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस प्रकार अनाज का संबंध भंडार गृह से है उसी प्रकार जल का संबंध किससे है। तो देखिए, जिस तरीके से हम अनाज को भंडार गृह में स्टोर करके रखते हैं उसी तरीके से हम जल को कहाँ पे रख सकते हैं। नदी में तो नहीं रख सकते क्योंकि नदी का जो जल है वो बहता हुआ है, पीना अलग शब्द हो गया। बांध, देखिए डैम में हम क्या करते हैं, पानी को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है ना। तो जल के लिए यहाँ पर बांध ही शब्द प्रयुक्त होगा, ठीक है। तो जल का जो संबंध होगा वो बांध से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न असंगत युग्म को छांटिए। तो पहला है जीवन मृत्यु, विष, अमृत, कपड़े, गहने, लाभ, हानि। तो आपने देखा होगा ए, बी और डी में जो है अपोजिट वर्ड यूज हो रहे हैं, ठीक है ना। जीवन का मृत्यु होता है, विष का अमृत होता है, लाभ का हानि होता है। तो कपड़े का यहाँ पर गहना नहीं होगा, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। असंगत बोला गया है क्योंकि, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक कूट भाषा में COLUMN को 198327 लिखा गया है तो उसी कोड भाषा में कॉमन को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए, आपको क्या करना है, यहाँ से नंबर सेलेक्ट करना है। जैसे सी के लिए 1 यूज किया गया है, ओ के लिए 9 यूज किया गया है। तो इसी तरीके से आपको देखना है कौन से अल्फ़ाबेट के लिए क्या नंबर यूज किया गया है, तो वही आप यहाँ पे भी सेलेक्ट करेंगे। जैसे सी है तो सी के लिए सबसे पहले 1 यूज किया गया है, ठीक है। ओ के लिए कितना किया गया है, 9, और एम के लिए किया गया है 2, तो एम 2 बार है, 2 2 हो जाएगा। ओ के लिए फिर से देखिए आपका 9 होगा और उसके बाद आ जाएगा 7। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट वाला 192297 लिखेंगे हम कॉमन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ई को 5, टी को 26 तो टीचर को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए, आपको इसके लिए जो है अल्फ़ाबेट की पोजीशन का पता होना जरूरी है। जैसे ए देखिए 1 नंबर पर होगा, बी है आपका 2 पे। तो इसी तरीके से अगर आप जेड तक देखेंगे तो टोटल 26 अल्फ़ाबेट है और हर एक अल्फ़ाबेट की एक पोजीशन होगी, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, ये सीक्वेंस पता होना चाहिए कौन सा अल्फ़ाबेट कौन सी पोजीशन पे आएगा। और इसके लिए देखिए मैं आप सभी को एक ट्रिक बताती हूँ, इजोटी, ठीक है ना। इजोटी से आप जो है अल्फ़ाबेट की पोजीशन को याद कर सकते हैं। ई देखिए 5वें नंबर पे होता है, जे जो होता है 10वें नंबर पे होगा, ओ आपका 15 नंबर पे, टी होगा आपका 20वें नंबर पे और वाई होगा आपका 25वें नंबर पे है। तो देखिए इन नंबर्स में 5 की गैपिंग है, और ठीक है ना। तो आपको इससे पता चल जाएगा कि कौन सा अल्फ़ाबेट कहाँ पे आएगा। इसी तरीके से देखिए आप इसको भी सॉल्व कर लेंगे। जैसे TEA है, ठीक है ना, तो TEA इक्वल टू दिया है 26। अब ये भाई कैसे है, सबसे पहले आपको टी की पोजीशन पता होनी चाहिए। टी की पोजीशन अभी हमने इजो टी किया था तो टी देखिए 25 नंबर पे था, ई था आपका 5वें नंबर पे, ए है आपका 1 नंबर पे, तो इसका मतलब इसका आंसर तभी आया है 26, ठीक है ना। इसी तरीके से आप टीचर के लिए भी कैलकुलेट कर लेंगे। अब टीचर में देखिए टी की पोजीशन मैंने आपको अभी बताई थी, टी की पोजीशन क्या है 20 है, ई की पोजीशन है आपकी 5वें नंबर पे, ए आपका 1 नंबर पे है, सी आपका 3 नंबर पे है, एच आपका 8वें नंबर पे है, ई है फिर से आपके 5वें नंबर पर, और आर आपका आएगा 18th नंबर पर। तो इन सब का जब आप सम करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 60 आएगा। तो ऑप्शन जो थर्ड वाला होगा इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आप लोग इन क्वेश्चंस को देखिए प्रैक्टिस जरूर कर लें, क्योंकि देखने में आसान लगते हैं लेकिन जब हम खुद करते हैं तो थोड़ा हमें दिक्कत होती है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश और सुरेश आपस में भाई हैं तथा राखी और गीता आपस में बहनें हैं। रमेश का लड़का गीता का भाई है, सुरेश और राखी का आपस में क्या संबंध है। तो देखिए आपको इन जनरेशन वाले क्वेश्चंस को सबसे पहले 3 लाइन में ड्रॉ कर लेना है। ये आपको थोड़ा ईजी पड़ेगा अगर आप इस मेथड से करते हैं, ठीक है ना। इस जनरेशन में हम खुद हो गए, इसमें मम्मी पापा और इसमें दादा दादी, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन में तो ऐसे दादा दादी नहीं पूछा गया है लेकिन पापा तक का क्वेश्चन है इसमें, है ना, क्योंकि रमेश का लड़का गीता का भाई है कह रहा है। तो ठीक है, सबसे पहले देखिए हम कर लेते हैं रमेश सेकंड जनरेशन में आएगा, ठीक है। रमेश और सुरेश आपस में भाई हैं, ये दोनों भाई हो गए। रमेश का लड़का गीता का भाई है, देखिए जो रमेश का लड़का है इस जनरेशन में होगा पहली वाले में, ठीक है ना। इनका जो बेटा होगा सन, इनका जो सन होगा वो गीता का भाई है। अब गीता का भाई है तो राखी का भी भाई होगा, है ना, इन दोनों का ही होगा। तो आपको इस क्वेश्चन में बताना है सुरेश और राखी का आपस में क्या संबंध है। तो देखिए रमेश का ये सन होगा इस जनरेशन में, ठीक है, और यहाँ पे बात कर रहा है सुरेश की, तो सुरेश का राखी से क्या संबंध है। तो ये किसका संबंध हो रहा है, चाचा और भतीजी का, ठीक है ना, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बादल को सफ़ेद, सफ़ेद को वर्षा, वर्षा को हरा, हरा को हवा, हवा को नीला और नीले को पानी कहते हैं तो पक्षी किस में उड़ते हैं। तो देखिए पक्षी उड़ते हैं हवा में। आपको यहाँ पर देखना है कि हवा को क्या कहा गया है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर हवा को नीला कहा गया है, ठीक है ना, हवा को कहा गया है नीला, तो जो पक्षी होंगे वो किस में उड़ेंगे, नीले में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मोहन अपने घर से सूर्य को मंदिर के पीछे उगता हुआ देखता है और उसे रेलवे स्टेशन के पीछे डूबते हुए देखता है तो रेलवे स्टेशन से मंदिर किस दिशा में है। तो सबसे पहले आपको इसमें डायरेक्शन बनानी होंगी, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ,
और साउथ। अब ये क्या कह रहा है, देखिए यदि मोहन अपने घर से सूर्य को मंदिर के पीछे से उगता हुआ देखता है, तो तब मंदिर के पीछे से, आपको पता है सूर्य कहाँ से उगता है भाई, पूरब से उगता है, ये हम सभी जानते हैं ना। तो देखिए अगर पूरब से उगता है तो इसका घर यहाँ पे होगा और यहाँ पे होगा मंदिर। अब यहाँ पे मंदिर है तो मंदिर के पीछे से ये उगता हुआ देख रहा है सूर्य को, ठीक है। उसके बाद कह रहा है उसे रेलवे स्टेशन के पीछे डूबते हुए दिखता है, मतलब रेलवे स्टेशन इधर होगा, क्योंकि वेस्ट में अगर सूरज डूबता है तो रेलवे स्टेशन इस साइड होना चाहिए। तो रेलवे स्टेशन अगर यहाँ पे है तो पीछे की साइड वो क्या देख रहा है कि इसके पीछे सूरज डूबता है। तो आपको बताना है रेलवे स्टेशन से मंदिर किस दिशा में है। तो रेलवे स्टेशन से मंदिर जो है सिंपल सा है, पूरब दिशा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ढेर में 5 पुस्तकें पड़ी हैं, ठीक है ना। 5 पुस्तकें कौन कौन सी है, पी है, एल है, एन है, एम है और ओ है, ठीक है। तो ये 5 पुस्तकें पड़ी हैं। अब देखिए जो पी है वो एल के ऊपर है, पी जो है एल के ऊपर है, ठीक है। और एन जो है एम के नीचे है, एन एम के नीचे है, एम से नीचे हो गई, और ओ एन के नीचे है। तो ये देखिए सीक्वेंस से सही बना है इसका, यही इसका आंसर भी होने वाला है, राइट। देखिए इसमें दिया गया सबसे नीचे कौन सी पुस्तक है, तो सबसे नीचे होगी आपकी ओ। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ों की पंक्ति में एक पेड़ बाएं छोर से 7वां और दाएं छोर से 14वां है, तो पंक्ति में कुल कितने पेड़ हैं। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए आपको टोटल करके उनके सम में से 1 माइनस करना है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो होगा 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी क्यू आर एस एक टेबल के चारों ओर बैठे हैं, पी के सामने आर है, तो कौन सा कथन सही है। तो देखिए पी के सामने आर है कह रहा, तो हम इन दोनों की पोजीशन ऐसे कर देते हैं, और पी क्यू आर एस, ठीक है ना, 4 बैठे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर सपोज ये टेबल है और पी और आर जो है आमने सामने हैं और एस और क्यू आमने सामने है। तो इसमें कह रहा है पी क्यू का पड़ोसी नहीं है, पी भाई क्यू का पड़ोसी है, ऐसा नहीं है कि वो उसका पड़ोसी नहीं है। पी जो है आर का पड़ोसी नहीं है, पी आर का पड़ोसी नहीं है, तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि पी जो है आर का पड़ोसी नहीं है, इसके सामने है क्योंकि। तो ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर होगा। कौन सा कथन सही है, कह रहा है तो पी जो है आर का पड़ोसी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। तो देखिए यहाँ पर आपको जो शब्द दिए गए हैं, 5 शब्द दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनकी एक सीरीज में अगर हम इनको लिखें तो हम क्या लिखेंगे। सबसे पहले देखिए हमेशा, फिर हम यूज कर सकते हैं सामान्यतः, उसके बाद आपका कभी कभी, यदा कदा, कभी नहीं। तो देखिए इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी वाला, ठीक है ना, 5 3 2 4 1 सीक्वेंस में होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रश्न में एक पता दिया गया है जिसके 4 विकल्प हैं, केवल एक विकल्प नीचे दिए गए पते का सही प्रतिरूप है, शुद्ध विकल्प को छांटिए। तो देखिए आपको इसको ध्यान से देखना है किस तरीके से लिखा गया है, और सेम वही एड्रेस आपको सेलेक्ट करना है नीचे कौन सा है। तो देखिए इसमें अगर आप आंसर सेलेक्ट करते हैं तो बी वाला जो ऑप्शन है इससे सेम मैच करता है, तो यही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पासे में 2 प्रारूपों को दर्शाया गया है, इन प्रारूपों को ध्यानपूर्वक अवलोकन करना है, और पासे के ऊपरी फलक पर बिंदु यानी कि डॉट्स दी गई 5 संख्या हो। अगर देखिए ऊपर अगर 5 संख्या हो जाए डॉट्स की, तो इसके नीचे वाले फलक पर स्थित बिंदुओं की संख्या क्या होगी, आपको ये बताना है, ठीक है ना। तो इसमें आप देखिए यहाँ पर दिया गया है, आपको इन दोनों डाइस से ही क्लियर करना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी वाला 2 होगा, ठीक है ना। 5 के अपोजिट में क्या होगा, 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के लिए हर बस 3.5 घंटे बाद जाती है, 20 मिनट पहले दिल्ली के लिए बस गई, टाइम टेबल के अनुसार अगली बस शाम को 6:30 बजे पड़ जाएगी, तो यह सूचना किस समय दी गई। तो देखिए आप पहले 6:30 से बैक हो जाइए, 6:30 से 3.5 घंटे पहले अगर हम कहें तो ये होगा 6:30 से 3.5 घंटे की बात करें तो 3 बजे, ठीक है ना, 3 बजे गई होगी इसका मतलब। और अभी इसमें दिया गया है कि 20 मिनट पहले दिल्ली के लिए बस गई, तो ये हमें पता चला कितने बजे, 3:20 में, कि 20 मिनट पहले बस गई, क्योंकि इससे पहले अगर 20 मिनट जाएंगे तो आपको कितना टाइम मिलेगा, 3 बजे का, ठीक है। तो 3:20 में ये सूचना आपको मिली, ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक दर्पण में देखने से प्रतीत होता है कि घड़ी में उस समय 9:30 हुए हैं, ठीक है ना, 9:30 हुए हैं, तो घड़ी में वास्तविक समय क्या था। देखिए जब आपने शीशे में देखा आपको टाइम का पता चला कि 9:30 हुए हैं, तो दर्पण में उल्टा दिखता है, ये आप सभी जानते ही होंगे, ठीक है ना। तो आप उसका अपोजिट टाइम लेके चलेंगे तो उस वक्त जो एग्जैक्ट टाइम होगा वो होगा 2:30, तो वास्तविक समय क्या था, 2:30 हुए थे उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 71 से 73 तक निम्नलिखित जानकारियों को ध्यानपूर्वक अध्ययन करके आधारित प्रश्नों पर उत्तर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें कहा गया है कि जो LMNOP हैं ये 5 व्यक्तियों का एक ग्रुप है, इनमें से एक उद्यान कृषि विशेषज्ञ है, एक है भौतिकी, एक संपादक, एक व्यवसायी और एक वकील है। इनमें से 3 LN तथा वकील को कॉफ़ी की अपेक्षा चाय पसंद है, ठीक है ना। तो देखिए जो LN
और वकील हैं, इनको क्या पसंद है? चाय। ठीक है। एम तथा संपादक चाय की अपेक्षा कॉफ़ी पसंद करते हैं। एम और संपादक, ठीक है ना, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ क्योंकि देखिए दिक्कत हो रही है। एम और संपादक क्या हैं? ये कॉफ़ी पसंद करने वाले हैं। उसके बाद दिया गया है व्यवसायी एल और ओ आपस में एक दूसरे के मित्र हैं। एल और ओ, अब एल और ओ और व्यवसायी एल और ओ आपस में क्या हैं? बेस्ट फ्रेंड हैं। ठीक है। इसमें से कह रहा है दो चाय की अपेक्षा कॉफ़ी पसंद करते हैं। तो देखिए इनमें से कॉफ़ी पसंद करने वाले ज़्यादा कौन है? ऊपर दिया गया है जैसे व्यवसायी और ओ जो है इनको क्या पसंद है? कॉफ़ी पसंद है। उसके बाद कह रहा है कि उद्यान कृषि विशेषज्ञ एन का भाई है। उद्यान कृषि विशेषज्ञ और एन जो कि आपस में भाई हैं। ठीक है। तो देखिए इसमें आपको ऊपर जो हमने स्टेटमेंट बनाई उसके बेसिस पर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। व्यवसायी निम्नलिखित में से कौन है? ओ एल एम एन, तो व्यवसायी कौन था? एम था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इसी का देखिए नेक्स्ट पार्ट है भौतिक विज्ञानी कौन है? ओ है या पी एन एल, इनमें से कौन है? देखिए भौतिक विज्ञानी है आपका एन। ठीक है ना, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। कहा गया है निम्न समूह में कौन सा एक समूह है जो कि चाय पसंद करता है जिसमें वकील नहीं है? तो आपको वो समूह बताना है जिसमें वकील शामिल नहीं है लेकिन उनको चाय पसंद है। तो वो कौन दोनों थे? एल और एन। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपको डायग्राम दिए गए हैं और इनमें वैल्यूज दी गई है। आपसे जैसे पहले वाले में 9 आंसर आ रहा है, दूसरे वाले में 16 आ रहा है, तो थर्ड में क्या आएगा ये पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको मैं ये क्लियर कर दूँ। देखिए जो आपका इसमें पहला वाला डायग्राम है, ठीक है ना, आपको इसमें क्या करना है? देखिए 2 + 1 करिए आप। 2 + 1 3 हो गया और जो इन दोनों का सम आ रहा है उसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 + 1 आपका हो गया 3 और फिर आप इस 3 से उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 मिल जाएगा। बीच वाला आंसर आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से 5 + 3 करिए, कितना होगा? 8 होगा और फिर आप उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 16। और यही सीक्वेंस आपको थर्ड में भी फॉलो करना है। तो 5 + 4 9, ठीक है ना, और आपको क्या करना है? उसमें 1 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 9 × 1 करेंगे तो ये क्या मिलेगा आपको? 9। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी वाला 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया गया है शान 55 वर्ष का है। तो सबसे पहले आप शान की एज लिख लीजिए। शान की एज है 55 ईयर। उसके बाद कह रहा है साथिया शान से 5 वर्ष छोटा है। अब दूसरा व्यक्ति है साथिया, यह है शान से 5 वर्ष छोटा, तो मतलब यह है 50 साल का। और बालन से 6 वर्ष बड़ा है। ये जो साथिया है ये बालन से 6 वर्ष बड़ा है। तो बालन मतलब कितने साल का है? 44 ईयर का। और उसके बाद देखिए बालन का सबसे छोटा भाई देवन है जो उससे 7 वर्ष छोटा है। अब बालन का भी एक छोटा भाई है जो इससे 7 साल छोटा है। 7 साल छोटे का मतलब हो गया देवन जो है कितने साल का होगा? 7 साल छोटा करेंगे तो 37 ईयर का। तो देखिए सभी की एज हमें इसमें पता चल गई। शान की एज है 55 ईयर, साथिया 50 ईयर का है, बालन है 44 ईयर का और जो देवन है वो है 37 ईयर का। तो आपसे इसमें पूछा जा रहा है कि देवन और शान के बीच आयु में कितना अंतर है। तो देखिए शान की जो एज है वो है 55 और देवन की कितनी है? देवन की हमने अभी कैलकुलेट करी, ये है 37। तो 55 माइनस आप 37 करेंगे तो ये आएगा 18 ईयर। मतलब ये है 18 ईयर छोटा। कौन? देवन और शान के बीच एज का डिफरेंस जो है वो है 18 साल। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको रीजनिंग से जुड़े हुए क्वेश्चन पसंद आए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, समझ आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे इसके नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।